बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं एजिंग के बारे में। एजिंग जो है इसको हम डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं कि प्रोग्रेसिव चेंज ओवर टाइम। प्रोग्रेसिव चेंज, बढ़ता हुआ चेंज है, ये कम नहीं होगा, याद रखिएगा। बढ़ता हुआ चेंज है वक्त के साथ साथ। लॉस ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन, इंसान की जो फिजियोलॉजिकल फंक्शनैलिटी है वो क्या होती जाती है, या ऑर्गेनिज्म की वो कम होती जाती है, खत्म होती जाती है, और एक टाइम आता है कि डेथ हो जाती है बंदे की या ऑर्गेनिज्म की। क्लियर हो गया? जो भी जिंदा जानदार है, आपको जैसे पता है कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जिंदा चीज ने मौत का जायका चखना है, और उसके पीछे जो लॉजिक है वो क्या है, वो एजिंग का है। नॉर्मल अगर बात की जाए, वैसे डेथ्स होती रहती हैं, वो एक्सीडेंटल हो गई या कोई और प्रॉब्लम आ गई। अब आता है कि जो एजिंग है इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं। जेरोंटोलॉजी जो है ये है स्टडी ऑफ एजिंग। स्टडी ऑफ एजिंग, एजिंग की स्टडी को क्या बोलते हैं? जेरोंटोलॉजी बोला जाता है। अब आता है कि साइन एंड सिम्टम्स क्या है। एक बंदा जो है वो बूढ़ा हो रहा है, इसके साइन एंड सिम्टम्स सबके सामने है, आप सब जानते हैं कि क्या होता है। जैसे मेरे बाल, अब मेरे पिछले लेक्चर्स जो हैं वो उठा के देख लें जो आज से 3 साल पहले थे, उसमें मेरे बाल जो है ना वो बड़े घने थे। अब स्लोली स्लोली यहाँ से जो है ना वो मतलब कि चांद निकलना शुरू हो गया, नीचे से जो स्कैल्प है वो नजर आ रहा है, सर नजर आना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि अब मैं बुढ़ा होता जा रहा हूँ वक्त के साथ साथ। मसलन जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मेरे पास मोहम्मद इर्तिसाम था, अब मेरे पास एक बेटी भी है जरकम फातिमा, तो 2 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे बच्चे में तो ऑटोमेटिकली मेरे ये बाल भी चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अब मेरी एज जो है वो 31 ईयर, 30 का हो गया, 31 ईयर में मैं लग गया हूँ। तो आने वाले 2-3 सालों के अंदर 35 तक पहुंच जाऊंगा। 35 के बाद आपको पता है कि फिर क्या होना है कि इंसान ने बुढ़ों में शुमार होते हैं। अब जो बाहर बच्चे होते हैं ना वो चाचा करके बुलाते हैं, चाचा जी क्या हाल है, या अंकल जी क्या हाल है, चाचू जी क्या हाल है। तो अब वो वाला सीन खत्म हो गया है कि अब हमें कोई भाई बुलाएगा। खैर चलें, थोड़ा सा हंसाया आपको। तो ये साइन एंड सिम्टम्स आप मुझ में ही देख लें, या आपने अपने पेरेंट्स के अंदर देखे होंगे कि जब वो आपको मूवी दिखाते हैं अपनी शादी वाली, तो आप कहते हैं माशाल्लाह बाबा ये आप हैं, अब आप कैसे हो गए? बेटा यही तो एजिंग है। होता क्या है कि फ्यूवर हेयर फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, बाल जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, फॉलिकल्स कम हो जाते हैं। तो इसी वजह से जो सर है ना उस पर थोड़े थोड़े हेयर्स रह जाते हैं। फिर बंदा कहता है मेरे जवानी च बड़े बाल होंगे सन, ठीक है अब मैं थोड़ा सा गंजा हो रहा हूँ, या मतलब कम हो गए हैं, बाल गिर गए हैं मेरे, पानी नहीं ठीक, साबुन नहीं ठीक, शैम्पू नहीं ठीक, ये गलती हुई वो गलती। बेसिकली ये और कोई मसला नहीं है, आप भाई बुजुर्ग हो रहे हैं, पहली बात ये। दूसरा ये है कि बहुत सारे लोगों में नहीं भी गिरते लेकिन काम जरूर होते हैं। उसके बाद है कि इसमें इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी काम होता है जो आपके अंदर हेयर फॉलिंग जो है ना वो करवाता है। उसके बाद लेस नंबर ऑफ मेलानोसाइट, जो मेलानोसाइट्स हैं इनका नंबर कम हो जाता है, जिन्होंने मेलानिन प्रोड्यूस करवानी, जो आपके बाल जो हैं वो काले रहते हैं, ये काले नहीं रहते, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ग्रे होना शुरू हो जाते हैं, और फिर आपको पता है कि वाइट हो जाते हैं। बुजुर्गों की निशानी ये है कि चिट्टे वाल आ जाते हैं, ठीक है। सो ये आपके पास जो है ना वो सफ़ेद बाल होना, वो भी लेस नंबर ऑफ मेलानोसाइट्स की वजह से, पिगमेंट्स की वजह से। उसके बाद आते हैं ब्लॉचेस अपीयर ऑन द स्किन। मेलानोसाइट्स कम हो रहे हैं तो जिस्म पर, ये बॉडी पर धब्बे धब्बे से बन जाते हैं, ठीक है, एक पैचेस पैचेस से बन जाते हैं, ठीक हो गया, ये भी निशानी। उसके बाद रिंकल्स ऑन द फेस, चेहरे के ऊपर झुर्रियां आ जाती हैं। एजिंग का सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर ये बनना शुरू होती हैं, पहले भी मेरी तो नहीं है लेकिन आने वाले सालों में बन जानी है। इम्यूनिटी आल्सो वीकन्स, ये बात ठीक है कि जब आज से पीछे जाएं 5-7 साल पहले हमें बुखार तक नहीं होता था, सर्दियां आई हैं तो एक शर्ट डाली हुई है, ऊपर कुछ भी नहीं डाला हुआ, तो बाइक पे चढ़े हुए हैं जनाब, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, डेली बेस पे नहा के जाना है, कुछ कोई मसला नहीं है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जनाब जी अब बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, अब कोई ना कोई इनर डाल के जाना पड़ता है। अगर बाइक पे जाते हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, फिर भी ठंड है, कम से कम आपके पास कोट होना चाहिए। और फ्लू हो जाता है, खांसी लग जाती है, बुखार हो जाता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्यूनिटी क्या हो रही है, वीक हो रही है। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसके पीछे लॉजिक और रीजंस क्या है। फिर आता है डेफनेस, बंदा डोरा हो जाता है, यानी कि बंदा जो है उसकी जो सुनने का अमल है वो भी जरा कम हो जाता है, कंटिन्यूसली जवानी के अंदर सुन सुन के ना, तो अब ऑसिकल्स उतना काम नहीं करती, एयर ड्रम उतना सेंसिटिव नहीं होता, कॉकलिया या वो जो अंदर सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक होते हैं, वो इतना स्टिमुलेट, जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। उसके बाद फेड विजन, बुजुर्गों की निशानी है कि चश्मा चेहरे पे होना ही होना है। नेक्स्ट हमारे पास रिड्यूस एबिलिटी टू बियर स्ट्रेस, अब बुजुर्ग जो होते हैं ना वो स्ट्रेस बियर नहीं करते, वो रोना शुरू कर देते हैं। आप ये जानते हैं बखूबी से, क्योंकि जो न्यूरॉन्स हैं
अब वो भी काम कर करके बेचारे जो होते हैं ना वो थक चुके होते हैं। तो यही वजह है कि उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर आता है जॉइंट प्रॉब्लम्स। जॉइंट्स के तो बुजुर्गों के साथ होती है, कभी इस गोडे च पीड़ है, कभी इस गिट्टे च पीड़ है, ठीक है ना। ये पंजाबी में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आप फन भी जो है ना वो क्रिएट हो जाए। मतलब घुटनों में दर्द हो रही है, टखनों में दर्द हो रही है, जोड़ों में दर्द हो रही है, तो ये मतलब बुजुर्ग ये कहते हैं कि प्लीज यार ये हिस्सा दबा दो, ये हिस्सा दबा दो। बुजुर्गों के पास बैठते कम है, यार घुटी यार थोड़ा जैसे इस मोडे ऐसे ही कहते हैं ना। मतलब यहाँ पर आप इसको दबाना शुरू कर दें, तो ये बुजुर्गों की पक्की पक्की निशानी है। उसके बाद आता है कि एजिंग के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। बेटा याद रखें, इसमें हम बेसिक बात करेंगे जेनेटिक फैक्टर्स के बारे में, और उसमें भी हम टीलोमर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो आपको टीलोमर्स का पता होना चाहिए। ये क्रोमोसोम है, इसके एंड पे कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जो हमें पेरेंट्स की तरफ से मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, टीलोमेयर्स या टीलोमर्स बोलते हैं। अब जैसे जैसे सेल डिवाइड करता जाता है ये टीलोमर्स घटते जाते हैं, कम होते जाते हैं। देख लें, जैसे जैसे सेल ने डिवाइड करते जाना ये कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। और याद रख लें कि ये जो टीलोमेयर हैं, ये टीलोमर्स हैं, इनको सेल की डिवीजन के साथ कंटिन्यूस किया जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया जाता है कि जितने ये ज्यादा होंगे सेल उतना डिवाइड कर सकेगा। जब सेल डिवाइड कर सकता है तो उसका मतलब है कि इंडिविजुअल अभी तक बिल्कुल फिट है, उसके अंदर हीलिंग का प्रोसेस जो है ना वो बिल्कुल ओके है। क्योंकि अगर कोई चोट लग जाए तो नए सेल्स डिवाइड होकर वहां पर आएंगे तो हीलिंग का प्रोसेस जो है ना वो बढ़ जाएगा। यही वजह है कि बुजुर्गों के अंदर हीलिंग का प्रोसेस भी जो है वो जरा स्लो होता है। तो ये वो टीलोमेयर है। अब क्या होता है कि जब ये टीलोमेयर्स खत्म हो जाएंगे खास हद के बाद, 40 या 50 या 60 साल की उम्र के बाद, तो ये सेल जो है ना वो कांट डिवाइड, अब सेल डिवाइड नहीं कर सकेंगे। रीजनरेशन जीरो हो जाएगी, डी जनरेशन बढ़ जाएगी, और हीलिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही वो वजह है जो एजिंग की तरफ लेकर जाते हैं ये टीलोमेयर। आजकल साइंटिस्ट जो है वो टीलोमेयर रिप्लेसमेंट थेरेपी पे काम कर रहे हैं कि टीलोमेयर की जो तादाद है इसको बढ़ा रहे हैं, इसकी लेंथ जो है उसको बढ़ा रहे हैं। ये रिपीटिंग सीक्वेंसेस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको अपने चैप्टर नंबर 20 पीटीबी के चैप्टर नंबर 20 में जो है ना डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर बताया ये वाली बात। वहां पर तो ये बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन मैंने बताया वो अपने लेक्चर के अंदर, आप वो सुन सकते हैं। तो ये जो टीलोमेयर्स होते हैं ये घटना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं। तो वक्त के साथ साथ जब ये कम होते जाते हैं, एक टाइम आता है खत्म हो जाता है, और फिर अब सेल नए सिरे से डिवाइड नहीं करेगा। जब सेल डिवाइड नहीं करेगा तो कहीं कट लग गया, अब रीजनरेशन का प्रोसेस बहुत स्लो होगा, बल्कि डी जनरेशन का प्रोसेस जो है वो बढ़ जाएगा। जो पुराने टिश्यूज होंगे उसको बॉडी से बाहर निकालना है। यही वजह है कि कभी गुर्दे खराब हैं, कभी लिवर खराब है, कभी स्टमक खराब है, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम। उसके पीछे लॉजिक ये आपके पास होता है। फिर आते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में तो सारे के सारी लाइफस्टाइल की बात है। हेल्थ हैबिट्स, आप करते क्या है, खाते क्या है, जंक फूड खाते हैं, होटलिंग ज्यादा करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं। फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज आ जाता है, स्मोकिंग आ जाता है, ड्रिंकिंग करते हैं, अल्कोहल का यूज करते हैं, अनहाइजीनिक कंडीशन, आप रहते किन इलाकों के अंदर हैं, आपके खाने पीने का सीन क्या है, सफाई सुथराई का हाल क्या है, आप कहीं ऐसी जगह पर तो नहीं रहते जहां पर ये फैक्ट्री एरियाज वगैरह ज्यादा हों। फिर क्रोनिक डिजीजेज आ जाती हैं, मतलब वो डिजीज जिनसे डेथ होनी है, अगर एक बंदे को वो लग गई है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि एजिंग का प्रोसेस भी जो है वो तेज हो जाता है। पोल्यूशन, गंदगी वाला इलाका, और एक्सपोजर टू FRS यानी कि फ्री रेडिकल्स। अगर आपका एक्सपोजर फ्री रेडिकल से ज्यादा है तो फिर भी आपकी जो है ना वो एजिंग का प्रोसेस ज्यादा हो जाएगा। फ्री रेडिकल्स स्मोकिंग से आ सकते हैं, अल्कोहल से आ सकते हैं, या फिर पोल्यूटेड एरिया से आ सकते हैं, फैक्ट्रीज के धुएं से आ सकते हैं, या फिर जो मेन बात है आजकल हर बीबी जो है ना उसने किचन में ओवन रखा हुआ है। जरा सुन लें, अगर लड़कियां सुन रही हैं तो बेटा आपने भी कल को बीबियां बनना है, सुन ले जरा। ये जो माइक्रोवेव ओवन है वो बड़ी खतरनाक चीज है। कैसे? जब वो खुराक को गर्म करता है तो वहां पर फ्री रेडिकल्स बना देता है। अब फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, फ्री रेडिकल्स आपकी मेम्ब्रेन के साथ लग जाते हैं और इनको रप्चर कर देते हैं। जैसे आपने ओ नेगेटिव रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के बारे में पढ़ रखा है। तो जब ये मेम्ब्रेन के साथ लगेंगे, रप्चर हो जाएंगे, सेल की डेथ का प्रोसेस ज्यादा हो जाएगा। जितनी सेल की डेथ होनी है उतना सेल ने रिपीटेडली जो है वो क्या करना है, डिवाइड करना है। अब जितना सेल डिवाइड करेगा उसके अंदर टीलोमर कम होते जाएंगे, और एक टाइम आएगा कि वो वाला सेल जो उसके अंदर एबिलिटी जो होती है रेप्लिकेशन की या डिवीजन की वो खत्म हो जाती है। तो जो ओवन के अंदर, माइक्रोवेव ओवन के अंदर आप खुराक गर्म करके खाते हैं, उसके अंदर फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं। फ्री रेडिकल्स बनेंगे तो ये फ्री रेडिकल्स मेम्ब्रेन के साथ लगेंगे, मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएंगी, सेल की डेथ हो जाएगी, फिर नए सेल बनेंगे। इस वजह से जो नेचर है इसने बहुत सारे, इसी वजह से तो हमें कहा जाता है कि फ्रूट्स खाएं भाई, फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा खाएं, क्योंकि इसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट। ठीक है, ये जो
रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं, ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उसके साथ मिलते हैं उसको ख़त्म करते हैं, जैसा कि अल्फ़ा टोकोफिरोल हो गया, अल्फ़ा टोकोफिरोल हो गया, यानी कि विटामिन ई जिसको बोलते हैं, और ये इवियान का कैप्सूल है उसके अंदर पाया जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम पता भी चलता जाए। माड़े माड़े डॉक्टर तो उसी बढ़ नहीं है ना, तो सो अल्फ़ा टोकोफिरोल यानी कि विटामिन ई इसके अंदर जो है ना वो मौजूद होता है। तो आप एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा खाएं, अखरोट खाएं, बादाम खाएं, नट्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, और ये एजिंग के प्रोसेस को स्लो करते हैं। बिकॉज हमारे अंदर इस टाइम फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा हैं या हो सकते हैं, क्योंकि हम जिस इलाके में रहते हैं, चलो मैं तो फिर भी गांव में रहता हूँ, शुक्र है बचत है। ये आपने देखा नहीं, जब आप लाहौर जाते हैं या इस्लामाबाद, इस्लामाबाद तो खैर लेवल है, लाहौर जाते हैं या किसी और सिटी में जाते हैं जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है, यहाँ पर धुआं ज़्यादा, तो आपको आते ही फ्लू लग जाता है। मैं तो भाई इस टाइम जन्नत में रहता हूँ, सीधी सी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का करम है, यहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम है, हर तरफ किन्नू ही किन्नू है। मैं कभी इंशाल्लाह विजिट करवाऊंगा ड्रोन की मदद से आपको। सो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।